हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल लाइव चैटिंग में थे, बहुत सारे कंफ्यूजन में थे और कईयों के समझ में आ गया कि लाइव बेटा वो लाइव प्रीमियम और लाइव चैटिंग था, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का एक माध्यम हमने ढूंढा था। क्योंकि लाइव के लिए भी थोड़ा सा टाइम और हमें चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी आप लोगों के साथ लाइव भी आने वाले हैं। बहुत सारे ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया कि सर लाइव प्रीमियम से लाइव चैटिंग, ये एक तरीके से बूस्टअप करने के लिए अपने आप को कि कितने स्टूडेंट्स हम लोगों को इंटरेक्ट कर पाते हैं और कितने हम लोगों की जो मेहनत है उसमें बेनिफिशियल हम लोगों के लिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वो एक छोटा सा एक ट्राई था। आज फिर मैं आप लोगों के साथ उसी तरह लाइव चैट में हूँ आप लोगों के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बने हुए मेरे साथ। और कल जो लाइव चैटिंग में हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, काफी सिंपल सा टॉपिक था, उससे रिलेटेड इन टेक्स्ट और एग्जांपल न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिए होंगे। यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन की आपने रखी होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ रेट एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट को कैसे अपन डिफाइन करते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन को एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन होता क्या है, रेट कांस्टेंट होता क्या है, उसके लिए एक सिंपल सी रिएक्शंस में आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। एक पर्टिकुलर रिएक्शन हमने यहाँ पे ली है, ये उसके कोफिशिएंट्स हैं P एंड Q एंड M और N, ये इसके कोफिशिएंट्स लिए बेटा हमने। कोफिशिएंट कल वाले पॉइंट में आपको बता दिया था, जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं किसके साथ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज के साथ, वो अपने पास कोफिशिएंट्स हैं P, Q एंड Mn। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। बेटा 11th क्लास में हमने लॉ ऑफ एक्टिव मास को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ एक्टिव मास, या उसमें हमने पढ़ा था गुलबर्ग एंड वागे प्रिंसिपल। ये गुलबर्ग और वागे प्रिंसिपल में आपने क्या लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के एक्टिव मास के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर पढ़ा था आपने 11th में। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या है, ए एंड बी। एक्टिव मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं एक्टिव मास को। तो वहां पे ए की एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय बी एक्टिव मास, ठीक है। और द कंसंट्रेशन टर्म, दीज कंसंट्रेशन टर्म हैविंग सम स्पीशीज हैविंग सम एक्सपोनेंट्स दैट इज डिनोट बाय एक्स एंड वाई। अब आप पूछेंगे सर ये x और y आपने कहां से यूज किया है, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैंने तो p एंड q यूज किया है। ये पॉइंट मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट अब भी डिस्कस कर रहा हूं कि x और y, p और q की जगह मैंने x और y क्यों लिया है। ये सिंपल इक्वेशन जो मैंने 1 अप्लाई की है, वो इक्वेशन प्रोपोर्शनल अपन इसमें यूज करें। ये इक्वेशन 1, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आएगी k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, a रेज टू पावर x एंड b रेज टू पावर y, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 जो मैंने ड्रॉ की है, वो इक्वेशन 1 कहां से ड्रॉ हुई है, 11th का जो कंसेप्ट था एक्टिव मास लॉ या गुलबर्ग वागे प्रिंसिपल से इसको हमने बना दिया। क्लियर है, ये तो 11th का। अभी जो 12th में मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के साथ, कल हमने जो बात की थी 12th में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आपने डेफिनेशन क्या दी थी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वेशन 2। तो ये 11th का कंसेप्ट हो गया, ये 12th का कंसेप्ट हो गया। दोनों कंसेप्ट में आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या सिमिलर है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब अपन मर्ज करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मर्ज करने पे क्या आ रहा हमारे पास, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू के a रेज टू पावर x एंड b रेज टू पावर y अप्लाई किया हमने। ये इक्वेशन 3rd है ना बेटा, ये इक्वेशन 3rd ही क्या है, इक्वेशन 3rd ही यहाँ पे क्या कहलाता है, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कहलाता है। तो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये मैथमेटिकल जो पोर्शन आपने है, जो एक्सप्रेशन अपने पास आ रहा है, ये जो अपना, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन या इज द इक्वेशन इन विच rate of reaction is represent in the term of multiply of active mass of reacting species
या कंसंट्रेशन, एंड दैट कंसंट्रेशन टर्म हैविंग सम एक्सपोनेंट्स और पावर्स, these exponents या or powers may be similar or different from the stoichiometric coefficients. Means rate of expression एक इक्वेशन है, रेट एक्सप्रेशन इज द इक्वेशन जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे शो करते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन टर्म के मल्टीप्लाई की फॉर्म में शो करते हैं, और वो कंसंट्रेशन टर्म पे कुछ पावर्स या एक्सपोनेंट्स होती हैं, और ये पावर्स या एक्सपोनेंट क्या होंगी, जो कोफिशिएंट आए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके सिमिलर या डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ गए? रेट एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन in which rate of reaction are represent in the term of multiply of reacting species, concentration of reacting species having some exponent, they either differ or similar to the coefficients या stoichiometric coefficients। ये रेट एक्सप्रेशन हुआ इक्वेशन थर्ड। क्लियर है बेटा? यहां तक ये तो हो गया आपका। ये पॉइंट कल हमने डिस्कस कर लिया था, ये रेट एक्सप्रेशन या रेट लो आपने अभी डिस्कस किया। अभी अपने पास है रेट कांस्टेंट। यहां पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेके आए हैं इक्वेशन थर्ड में, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसको शो कर रहा है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शो कर रहा है यहाँ पे रेट कांस्टेंट को। तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करना अपने को, सपोज आप ऐसा प्रोसीजर बहुत कर चुके हो, इफ a2 raised to power x and is unit or 1 and b2 power y is also unit, means both the concentration term taking unit, both the concentration term taking unit, दोनों को यूनिट लिया जाए, then rate of reaction minus dr upon dt is equal to क्या हो गया, k हो गया। तो रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। कब, जब कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाए, यूनिट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं। तो कैसे क्या बोलोगे इसको, इक्वेशन फोर्थ किसको शो कर रही है, इक्वेशन फोर्थ शो कर रही है रेट कांस्टेंट को। तो रेट कांस्टेंट को आप थ्योरेटिकली कैसे लिख रहे हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन टर्म टेकिंग यूनिट। हो गया, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है जब कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, यूनिट और डायमेंशंस ऑफ के। यूनिट और डायमेंशंस ऑफ के यूनिट्स या डायमेंशंस हमें बताने, कैसे बताएंगे, बाय इक्वेशन थर्ड यूज किए आप, इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग बताना आपको। माइनस डी आर अपॉन डी टी, आर क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये आपने लिया कंसंट्रेशन पावर 1 हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू के, ए क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन पावर x, और बी भी क्या है, कंसंट्रेशन है पावर y। ये बात समझ आ रही है आपको? अब 1 2 3 या इससे ज्यादा रिएक्टेंट अपन जनरली कंसीडर करें तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स की कुछ पावर्स आ रही है, इनको मर्ज करें अपन तो ये ट्रांसपोजिंग से क्या बनेगा, ट्रांसपोजिंग से सिंपली आप समझ रहे हो कंसंट्रेशन 1 माइनस, क्योंकि ये डिवाइड में जाएंगे माइनस होंगी पावर्स। पढ़ा आपने, सिंपल मैथ का रूल है यार, जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, बेसेस सेम होते हैं, डिवाइड में वैल्यूज होती हैं तो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती हैं। तो ये पावर होगी x प्लस वाई डॉट डॉट डॉट, इससे ज्यादा यदि कोई वैल्यू होती, जनरली इसको हम डेल्टा एन से शो करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया टाइम, और टाइम हमारे पास क्या होता है डिवाइड में, तो जनरली टाइम की यूनिट भी क्या है, इसमें टाइम इनवर्स आ गया, ये के क्या बन गए, डायमेंशंस बन गए। क्लियर है? अब इसको डायमेंशंस के बाद हम क्या आएंगे, यूनिट पे आएंगे, तो यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स पावर क्या है 1 माइनस x प्लस वाई डॉट 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 हो गया। और यहाँ टाइम इनवर्स की मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, या जनरली सेकंड इनवर्स ही मिलेगा अपने को, इससे हम क्या बता सकते हैं, के की यूनिट्स बता सकते हैं। क्लियर है? हो गया, एक छोटा सा हेडिंग था अपने पास, रेट एक्सप्रेशन या रेट लो और रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है आप लोगों के लिए, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर से हम क्या समझते हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, अच्छा या बुरा? चलिए, तो अब आपको सर पढ़ाई के साथ कोई अच्छा फील करता है क्या, लेकिन आपको तो पढ़ाई के साथ अच्छा फील करना पड़ेगा, स्मार्ट बंदा आप लोगों के साथ है तो स्मार्टनेस थोड़ी क्रिएट करनी पड़ेगी ना आपको,
मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। मॉलिक्यूलिटी जनरली क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इन्वॉल्व स्पीसीज। स्पीसीज मींस रिएक्टिंग पार्टिकल्स दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। जितनी पार्टिकल्स या रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती है? इन्वॉल्वमेंट उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलिटी होता है। और इन्वॉल्वमेंट मॉलिक्यूलिटी हो गया। ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। कौन से एक्सपोनेंट? जो भी हमने आपको रेट एक्सप्रेशन बताया था। रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं एक्स वाई, उनको उनका सम क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताऊं, ये वो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज देयर कंसंट्रेशन आर चेंज। जितने पर्टिकुलर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। एक पॉइंट और बताऊंगा आपको, जनरली क्या होता है कि रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जनरली जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, जो पावर्स अपन यूज कर रहे हैं, अभी मैंने एक वर्ड बताया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि जो पावर्स उधर P और Q यूज किया था, लेकिन हमने पावर्स की फॉर्म में एक्स एंड वाई लिया था। तो मैंने बोला दे मे बी डिफर और सेम, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट जनरली ये क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो जितनी मॉलिक्यूलिटी होती है उतना ही क्या होता है? उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है। बट जनरली कुछ केसेज में ये डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए दोनों अलग अलग टर्म आते हैं। तो ये क्या होता है? ये इन्वॉल्व स्पीसीज का नंबर बताता है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन बताता है। सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूलिटी does not vary with टेम्परेचर। मॉलिक्यूलिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं दिखाती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जितने पार्टिकल इन्वॉल्व होने वो होंगे, बट टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन राइज होता है। अभी पढ़ेंगे अपन फैक्टर ऑफ हेटिंग में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस, जब अपन नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे तो उसमें वह पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? चेंज होगी ना। तो इस टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन चेंज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? ऑर्डर जो होता है वो क्या करता है? वेरी विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ये दूसरा डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर में। फिर ये कंफ्यूज वाला, जनरली ये हो सकते हैं सेम, लेकिन ये वेरी नहीं करेगा, ये वेरी करता है। थर्ड पॉइंट, इट नेवर बी जीरो। नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होती है, क्योंकि एटलीस्ट कोई रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट तो होगा। उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है या बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट है नहीं, तो ये कभी जीरो नहीं होता है। बट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? इट मे बी जीरो। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शंस प्रोसीड कर रही होती है, रिएक्शन कंटिन्यूअसली हमें प्रोसीजिंग में दिख रही होती है, बट कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज क्या होता है? जीरो होता है। कंसंट्रेशन होने वाला चेंज क्या होता है? जीरो होता है। कौन सी रिएक्शन होती है ऐसी? जनरली जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हम पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ेंगे। वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं गैस स्टेट में, और जो कैटालिस्ट होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में। तो जनरली द रिएक्शंस, द कैटालिसिस रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर डिफरेंट। जहां रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? डिफरेंट होती है, वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। तो हेट्रोजीनियस जितने भी हमारे सराउंडिंग में हमारे एग्जांपल जितने भी बनेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के, वो सब के सब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। क्लियर है? वहां पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती गैसेस पार्टिकल्स की, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की। फोर्थ है इसमें, इट ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 होगा। ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। और ये क्या होता है? मे बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है। तो ये नेचुरल आगे क्या कह सकते हो? इट नेवर बी फ्रैक्शनल, ये भी लिख सकते हो, और नेवर बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो ये जो वैल्यू है वो एक कैसा कंसेप्ट है? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है।
ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जिसको जनरली हम देख के बता सकते हैं कि इसमें इतने रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें उसकी मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, और मैकेनिज्म के आइडिया होने के लिए इसमें क्या चाहिए, ये कैसी वैल्यू जाती है, इसको कैलकुलेट, इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। ये ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में कुछ 5 बेसिक डिफरेंस है जो जनरली बहुत बार एग्जाम में आए हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस को क्लासिफाइड करते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर से क्या पता चल रहा है, जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व होती है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, बाइमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट आता है, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस नेवर बी एक्सीड 3, नेवर बी एक्सीड 3। किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना, वो कभी 3 से ज्यादा नहीं होती है, जनरली 1 या 2 मिलेगी अपने को। इसका रीजन क्या है वो समझिए आप। एक्चुअली हमारे सिलेबस में से कोलिजन थ्योरी, एनसीईआरटी की बात करूं मैं तो सीबीएसई एनसीईआरटी में अभी कोलिजन थ्योरी को रिमूव कर दिया है, बट इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं थोड़ी सी कोलिजन थ्योरी की भी मैं आप लोगों से बात करता हूं। एक्चुअली में 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती है, तो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स को किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। एक्चुअली में रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स अपने एनर्जी लेवल को चेंज करके नए एनर्जी लेवल को गेन करते हैं। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो डिफरेंस होता है कि उनका एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि रिएक्टेंट जो पार्टिकल्स होता है वो हायर एनर्जेटिक स्पीशीज होती है और वो कहा जाती है लोअर एनर्जेटिक स्पीशीज में आ जाती है। तो हायर से लोअर में आने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में इंपैक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, या कोलिजन्स उनके बीच में होती है, टक्करें होती हैं उनके बीच में। किसके बीच में, रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में टक्करें होती हैं, और टक्करों के द्वारा, कोलिजन्स के थ्रू, इंपैक्ट के थ्रू अपने एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हायर एनर्जी लेवल से कहां जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। ये बात समझ में आई आपको, टकराने से। आपको सर ये क्या, देखो आपने फिजिक्स में चीजें पढ़ी हैं, कोलिजन उसमें आपने पढ़ा है, जैसे ये 2 स्फीयर आपने पढ़े होंगे शायद, स्फीयर ये जैसे ये पार्टिकल क्या, स्टेशनरी पार्टिकल रुका हुआ पीछे वाला मूवमेंट में आएगा, इसको टकराएगा तो दोनों मूवमेंट करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा आपने। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे वहां पे मोमेंटम चेंज होता है टकराने के बाद, वैसे यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल जब कोलिजन्स करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, तो स्ट्राइक करेंगे आपस में, तो उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, चेंज हो जाता है। और एनर्जी लेवल चेंज होने से वो क्या करते हैं, नए एनर्जी लेवल को, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एनर्जी लेवल को वो गेन करते हैं। और मोर स्टेबल का मतलब होता है जनरली 2 पार्टिकल, एक एनर्जी हाई, एक एनर्जी लो होता है। तो लो एनर्जी वाला जो पार्टिकल होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी बढ़ी हुई है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, मोर स्टेबल रहना चाहते हैं। तो मोर स्टेबिलिटी के लिए वो कहां आएंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे उनकी एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होगी, उसके लिए उनको क्या करना, कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। और वर्किंग क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, टकराएंगे आपस में। अब टकराने से उनकी एनर्जी चेंज हो गई। अब टकराने के लिए, एनर्जी चेंज होने के लिए भी 2 कंडीशन जरूरी है। टकराने वाले पार्टिकल्स के पास क्या होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टकराने के लिए, ठीक है। नंबर 2, दूसरा उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। उनका जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट भी क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। बात समझ आ रही है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे से बैट और बॉल आप बहुत शानदार तरीके, क्या आप हर बॉल पे 6 मार सकते हैं, नहीं मार सकते। किस पे डिपेंड करता है, एक उसमें आपकी टाइमिंग भी होती है, और टाइमिंग के साथ साथ क्या होता है, एक प्रॉपर इंपैक्ट भी होना चाहिए किसका, बल्ले और बैट का एक बॉल और बैट का एक प्रॉपर और इंपैक्ट। कहते नहीं, जैसे कई बार हम कमेंट्री में सुनते हैं, ओहो बॉल बाहरी किनारा लेके चली गई, ठीक है। तो क्या कोई भी जानबूझ के कई बार कहता बॉल काफी वो प्रेशर से उस बॉल पे क्या करता, प्रहार करता है, लेकिन बॉल वहीं के पिच के ऊपर ही क्या होता है, हाइट ले लेती है, लेकिन बॉल क्या नहीं, लेंथ नहीं ले पाती। उसका रीजन क्या है, क्या उस बंदे ने प्रेशर नहीं लगाया, प्रेशर तो लगाया, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, प्रॉपरली इंपैक्ट नहीं कर पाए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। चलो कई बारों को क्रिकेट वाला नहीं कंसेप्ट समझ आया, कैरम वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा। कैरम में जब हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर जो होता है उस स्ट्राइकर को हम बार बार क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और हमारे बॉडी पोस्चर को भी क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। हम एंगल बनाते हैं स्ट्राइक करने से पहले, स्ट्राइकर से स्ट्राइक करने से पहले कैरम में हम क्या करते हैं, अपनी एंगल सेट करते हैं। तो एंगल क्यों सेट करो आप, कभी आप लेफ्ट हो गए, कभी राइट हो गए, कभी ये एंगल सेट करो। ये एंगल सेट क्यों किया जा रहा है, ये एंगल सेट किया जा रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए, कि वो जब एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएंगे तो हमारे विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारे जीतने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो पार्टिकल्स का
रिएक्टेंट पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल चेंज करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज क्या थी, उनको इंपैक्ट करना है, स्ट्राइक करना है, और स्ट्राइक के लिए फिर दो चीजें चाहिए, एक तो एनर्जी चाहिए और नंबर दो क्या चाहिए, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे एनर्जी वाला लॉजिक आप समझ सकते हो कि जैसे ऐसा तो हम स्ट्राइकर को जितनी तेजी से मारेंगे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या बैट को हम तेजी से घुमाएंगे तो वो 6 चला जाता है। कई बार कहते हैं ना कि गेंद की स्पीड का ही यूज किया उसने, तो ये होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर इंपैक्ट। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे शायद, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो पार्टिकल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन कब होता है, अब मैं कहूंगी टकरें 4 पार्टिकल में, 5 पार्टिकल में, 10 पार्टिकल में टकरे हो रही हैं, वो सफिशिएंट या प्रॉपर ओरिएंटेशन या प्रॉपर इंपैक्ट नहीं कहलाता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, 2 पार्टिकल में हो सकता है मैक्सिमम। 3 या 3 से ज्यादा पार्टिकल आएंगे तो उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, प्रॉपर इंपैक्ट, प्रॉपर टकरें नहीं होंगी, और प्रॉपर टकरें नहीं होंगी तो उनका एनर्जी लेवल वेरिएशन में नहीं आएगा और वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है। तो एक्चुअल में इसीलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूलिटी कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 2 से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो इंपैक्ट प्रॉपर, स्ट्राइकनेस प्रॉपर नहीं होगी, स्ट्राइकिंग जब प्रॉपर नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं, ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया 0 भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है। बट हमारे सिलेबस में ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम 3 रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे अपन 0 ऑर्डर रिएक्शन, और एक पढ़ेंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शंस पे, स्पेशली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे मिलते हैं, और ये मैं 100% आपको कर रहा हूं, 101%, कि जैसे मैंने कहा था कि 3 के चैप्टर में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, तो यहां से डेफिनेट आपको एक न्यूमेरिकल मिलता है। कहां से? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम छोटे छोटे डेरिवेशन करते हैं। तो हम अभी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस के टाइप्स थे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन के, उसमें इनिशियली मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों के साथ फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन, और 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक छोटे छोटे डेरिवेशन है। स्पेशली राजस्थान बोर्ड में डेरिवेशन पूछे भी गए हैं। हमारे सीबीएसई में क्या आते हैं, जनरली उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, बट एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? जनरली बहुत सारे जो होशियार बच्चे होते हैं ना, होशियार बच्चे क्या लिखते हैं, द रिएक्शन देयर ऑर्डर इज 0, देयर ऑर्डर इज 0, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। उन्होंने कितनी बड़ी डेफिनेशन देखो लर्न कर रखी है। क्या ये डेफिनेशन सही है? नहीं, आपको ये क्योंकि होशियार बच्चे ना, तो वो डेफिनेशन आप नहीं याद करेंगे। प्लीज, होशियार बच्चों वाली कोई चीज आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम नॉर्मल ब्रेन वाले बात करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करना है, तो 0 ऑर्डर की डेफिनेशन ये कभी यूज नहीं करनी है आपको, देयर रिएक्शन इज ऑर्डर इज 0। तो क्या होगा, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज 0। सम ऑफ पावर्स है वो कितना होगा, 0 होना चाहिए। जो हम रेट एक्सप्रेशन में जो पावर्स यूज करते हैं उनका सम कितना होगा, 0 होगा। एंड या लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज के 0 पावर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कंसीडर कर रहा हूं R2P। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 पावर 0। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे शो करते हैं, -dr/dt, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के R रेज़ टू पावर 0। रेज़ टू पावर 0 का मीनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। तो -dr/dt इज इक्वल टू k, देन dr/dt इज इक्वल टू -k। समझ रहे इस चीज को आप, 0 1 हो गया। ये dt को भी ट्रांसपोजिंग से लेके तो -k dt हो गया। इस k dt से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, dr/dt अपॉन dt को उधर मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास dr इज इक्वल टू क्या बन गया, -k dt बन गया। ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, r इज इक्वल टू -kt प्लस c, इक्वेशन 1। c क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आ गया, कई जगह इसको i भी यूज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका इसमें, एट t इज इक्वल टू 0, t 0 लिया जाए इनिशियल टाइम, तो जो कंसंट्रेशन है r, उस r को हम डिनोट करेंगे किससे, r0 से, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, फाइनल, और ये 0 या नोट लगा दिए, कौन सी कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। t 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन लगे। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या करोगे, r फाइनल रिप्लेस हो गया r इनिशियल से, -k t 0 था प्लस c, देन r इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, c, -k 0 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन क्या होगी, 2 होगी। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को जब अपन मर्ज करेंगे, तो दोनों इक्वेशंस को मर्ज करने पे आपके पास क्या आएगा,
आर फाइनल इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर इनिशियल। सी को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे? आर इनिशियल से। क्लियर है? देन ट्रांसपोजिंग करें इसमें, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? आर फाइनल या आर इनिशियल? ऑब्वियसली आर इनिशियल बड़ा होता है, तो आर इनिशियल माइनस आर फाइनल इज इक्वल टू के टी। नहीं समझे इस चीज को? ये वैल्यूज इधर आ गई, माइनस हो गया, ये उधर जाएगी, क्या हो गया? प्लस हो गया। तो के का वैल्यू, के क्या आ रहा है इसमें? रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आर इनिशियल माइनस आर फाइनल डिवाइडेड बाय टी। ये इक्वेशन थर्ड किसको शो कर रही है? इक्वेशन थर्ड शो कर रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हो गया बेटा, के की वैल्यू आ गई। इसकी यूनिट क्या बन रही है? यूनिट बन रही है ऊपर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का मीनिंग क्या होगा? सेकंड इनवर्स। ये के की यूनिट बन गई यहाँ पे। एक अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने रेट एक्सप्रेशन में के का, उसमें क्या था? मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई एंड देन सेकंड इनवर्स, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? मतलब पावर्स का सम कितना? जीरो है ना, तो ये जीरो आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला, यहाँ तो हमने डायरेक्ट वैसे निकाला, कंसंट्रेशन बाय टाइम से निकाला है, और यदि इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी इसकी यही यूनिट आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है? इसका हाफ लाइफ पीरियड आता है, हाफ लाइफ पीरियड, जिसको जनरली हम टी हाफ में शो करते हैं। रिक्वायर्ड टाइम टू reduce their initial concentration to just half। इनिशियल कंसंट्रेशन को जस्ट आधा होने में, 50% होने में जो टाइम लग रहा है वो क्या? टी हाफ है। तो टी हाफ इस इक्वेशन थर्ड से, बाय इक्वेशन थर्ड से टी का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या है? टी इज इक्वल टू आर इनिशियल माइनस आर फाइनल डिवाइडेड बाय के। टी को हम रिप्लेस करेंगे इसे टी हाफ से, देन आर इनिशियल माइनस आर फाइनल कितना है? रेड्यूस टू जस्ट हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ हो रहा है, तो आर इनिशियल बाय टू अपॉन के। आर इनिशियल 1 है ना, ये 1 में से हाफ माइनस किया तो कितना है? टी हाफ इज इक्वल टू आर इनिशियल बाय 2 बचेगा, 1 में से हाफ माइनस किया आपने, और अपॉन में किया, ये हो गया। ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ हो गया। तो क्या हो गया? जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये सिंपल सा है कि टी हाफ किस पे डिपेंड करता है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इक्वेशन थर्ड इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड के या टी हमें पूछ सकता है या टी हाफ पूछ सकता है, न्यूमेरिकल बन सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो लगभग एग्जांपल्स हमें दिए हैं वो सबके सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिए हैं। चलिए, ये जीरो ऑर्डर है। अब कल मैं आप लोगों को, कल भी आप आज की तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और कल मैं बहुत शानदार क्लास लेके आ रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन के साथ। न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों को करवा रहा हूं, और एनसीईआरटी लेके साथ बैठेंगे आप। जब आपके साथ डेरिवेशन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बोलूं, लेकिन एनसीईआरटी आपके साथ रहेगी तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास में आपको एनसीईआरटी लेके बैठनी है ताकि मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवा सकूं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय कीजिए और लाइव चैट का मजा लीजिए। मैं फिर आप लोगों का कल भी इंतजार करूंगा, आज की तरह आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।